चैप्टर 12। जिन स्टॉक से मैं बचूंगा। अगर मैं एक भी स्टॉक से बच पाता तो वह सबसे गर्म होता, सबसे लोकप्रिय उद्योग में स्टॉक, जिसे सबसे अनुकूल प्रचार मिलता है, जिसे हर निवेशक कार पूल या कम्यूटर ट्रेन में सुनता है और सामाजिक दबाव के आगे झुककर अक्सर खरीदता है। हॉट स्टॉक तेजी से ऊपर जा सकते हैं, आमतौर पर मूल्य के किसी भी ज्ञात मानदंड की दृष्टि से बाहर, लेकिन चूंकि उन्हें समर्थन देने के लिए आशा और पतली हवा के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए वे उतनी ही तेजी से गिर जाते हैं। यदि आप लोकप्रिय स्टॉक बेचने में चतुर नहीं हैं, और यह तथ्य कि आपने उन्हें खरीदा है, यह एक संकेत है कि आप चतुर नहीं होंगे, तो आप जल्द ही देखेंगे कि आपका मुनाफा घाटे में बदल गया है, क्योंकि जब कीमत गिरती है तो ऐसा नहीं होता है धीरे धीरे गिरने वाला है, नहीं इसके उस स्तर पर रुकने की संभावना है जहां से आप कूदे थे। होम शॉपिंग नेटवर्क के चार्ट को देखें, जो हॉट टेलीशॉप उद्योग में एक हालिया हॉट स्टॉक है, जो 16 महीनों में $3 से $47 तक वापस 3 विभाजन के लिए समायोजित पर पहुंच गया। यह उन लोगों के लिए बहुत अच्छा था जिन्होंने $47 पर अलविदा कहा, लेकिन उन लोगों के बारे में क्या जिन्होंने $47 पर नमस्ते कहा जब स्टॉक अपने सबसे गर्म स्तर पर था? कमाई, मुनाफा, भविष्य की संभावनाएं कहाँ थी? इस निवेश में रूलेट स्पिन की सभी अंतर्निहित सुरक्षा थी। बैलेंस शीट तेजी से बिगड़ रही थी, कंपनी टेलीविजन स्टेशन खरीदने के लिए कर्ज ले रही थी, टेलीफोन के साथ समस्याएं थी और प्रतिस्पर्धी सामने आने लगे थे। लोग कितने जिरकोनियम हार पहन सकते हैं? मैंने पहले से ही विभिन्न गर्म उद्योगों का उल्लेख किया है जहां सिजल के कारण फीकी पड़ गई। मोबाइल, होम, डिजिटल घड़ियां और स्वास्थ्य रखरखाव संगठन सभी गर्म उद्योग थे जहां उत्कट अपेक्षाओं ने अनगणित पर कोहरा डाल दिया था। जब विश्लेषक हमेशा के लिए दोहरे अंक की विकास दर की भविष्यवाणी करते हैं तो उद्योग में गिरावट आती है। यदि आपको प्रत्येक क्रमिक गर्म उद्योग में सबसे लोकप्रिय शेयरों में निवेश से होने वाले मुनाफे पर गुजारा करना है तो जल्द ही आप कल्याण में होंगे। कालीन से बढ़कर कोई उद्योग नहीं हो सकता। जैसे जैसे मैं बड़ी हो रही थी, अमेरिका की हर गृहिणी दीवार से दीवार तक कालीन बिछाना चाहती थी। किसी ने एक नई टफ्टिंग प्रक्रिया का आविष्कार किया जिसने गलीचे में जाने वाले फाइबर की मात्रा को काफी कम कर दिया, और किसी और ने करघे को स्वचालित कर दिया और कीमतें $28 प्रति गज से गिरकर $4 प्रति गज हो गई। नए किफायती गलीचे स्कूलों, कार्यालयों, हवाई अड्डों और देश के सभी उपनगरों में लाखों ट्रैक्ट घरों में बिछाए गए थे। लकड़ी के फर्श एक समय कालीन से सस्ते थे, लेकिन अब कालीन सस्ते थे, इसलिए उच्च वर्ग कालीन से लकड़ी के फर्श पर और जनता लकड़ी के फर्श से कालीन पर आ गई। कालीन की बिक्री में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई और 5 या 6 प्रमुख निर्माता जितना खर्च करना जानते थे उससे अधिक पैसा कमा रहे थे और आश्चर्यजनक गति से बढ़ रहे थे। तभी विश्लेषकों ने स्टॉक ब्रोकरों को बताना शुरू कर दिया कि कारपेट बूम हमेशा के लिए रहेगा, और ब्रोकरों ने अपने ग्राहकों को बताया और ग्राहकों ने कारपेट स्टॉक खरीदे। उसी समय 5 या 6 प्रमुख उत्पादकों में 200 नए प्रतिस्पर्धी शामिल हो गए और वे सभी अपनी कीमतें गिराकर ग्राहकों के लिए लड़े, और किसी ने भी कालीन व्यवसाय में एक पैसा भी नहीं कमाया। उच्च विकास और गर्म उद्योग एक बहुत ही स्मार्ट भीड़ को आकर्षित करते हैं जो व्यवसाय में आना चाहते हैं। उद्यमी और उद्यम पूंजीपति रात रात भर जागकर यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जल्द से जल्द इस कार्य में कैसे प्रवेश किया जाए। यदि आपके पास कोई ऐसा विचार है जिसे विफल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे पेटेंट या किसी विशेष माध्यम से सुरक्षित रखने का कोई तरीका नहीं है, तो जैसे ही आप सफल होंगे आप नकल करने वालों से दूर हो जाएंगे। व्यवसाय में नकल बैटरी का सबसे ईमानदार रूप है। याद रखें डिस्क ड्राइव का क्या हुआ? विशेषज्ञों ने कहा कि यह रोमांचक उद्योग प्रति वर्ष 52% की दर से बढ़ेगा, और वे सही थे, ऐसा हुआ। लेकिन 30 या 35 प्रतिद्वंद्वी कंपनियों के कार्रवाई में हाथ पांव मारने के कारण कोई लाभ नहीं हुआ। तेल सेवाएं याद रखें, आपको बस प्रोस्पेक्टस पर तेल कहना था और लोगों ने स्टॉक खरीद लिया, भले ही वे तेल सेवाओं के सबसे करीब पहुंच गए हो,
हुड के नीचे गैशॉप चेक हो। 1981 में मैंने कोलोराडो में एक ऊर्जा सम्मेलन में रात्रिभोज में भाग लिया जहां टॉम थे। ब्राउन विशिष्ट वक्ता थे। टॉम ब्राउन एक लोकप्रिय तेलसेवा कंपनी टॉम ब्राउन इंक के प्रमुख मालिक और सीईओ थे, जो उस समय $50 प्रति शेयर पर बेच रही थी। श्री ब्राउन ने उल्लेख किया कि उनके एक परिचित ने स्टॉक को छोटा करने के बारे में शेखी बघारी थी, इस पर शर्त लगाई थी कि यह नीचे जाएगा, जिसके बाद श्री ब्राउन ने निम्नलिखित मनोवैज्ञानिक टिप्पणी की, आपको मेरे स्टॉक को छोटा करने के लिए पैसे से नफरत करनी चाहिए। आप अपनी कार और अपना घर खो देंगे और आपको क्रिसमस पार्टी में नग्न होकर जाना होगा। हमारे सामने यह बात दोहराने पर श्री ब्राउन को हंसी आ गई, लेकिन उसके बाद के 4 वर्षों में स्टॉक $50 से $1 तक गिर गया। जिस परिचित ने स्टॉक शॉर्ट किया था वह अपनी कमाई से खुश हुआ होगा। यदि किसी को क्रिसमस पार्टी में नग्न होकर जाना होता तो वह लंबे पद पर नियमित शेयरधारक होते। वे इस हॉट इंडस्ट्री के सबसे हॉट स्टॉक को नजरअंदाज करके या कम से कम कुछ होमवर्क करके इस भाग्य से बच सकते थे। टॉम ब्राउन इंक के पास बेकार रिगों का एक समूह, कुछ संदिग्ध तेल और गैस रकबा, कुछ प्रभावशाली ऋण और एक खराब बैलेंस शीट के अलावा कुछ भी नहीं था। 1960 के दशक में ज़ेरॉक्स से ज्यादा लोकप्रिय स्टॉक कभी नहीं रहा। नकल करना एक शानदार उद्योग था और पूरी प्रक्रिया पर ज़ेरॉक्स का नियंत्रण था। तो ज़ेरॉक्स एक क्रिया बन गई जिसे एक सकारात्मक विकास होना चाहिए था। कई विश्लेषकों ने ऐसा सोचा। उन्होंने मान लिया था कि 1972 में जब स्टॉक $170 प्रति शेयर पर बिक रहा था, तब ज़ेरॉक्स अनंत तक बढ़ता रहेगा। लेकिन फिर जापानी इसमें शामिल हो गए, IBM इसमें शामिल हो गया और ईस्टमैन कोडक इसमें शामिल हो गया। जल्द ही ऐसी 20 कंपनियां थीं जिन्होंने मूल गीली प्रतियों के विपरीत अच्छी सूखी प्रतियां बनाईं। ज़ेरॉक्स भयभीत हो गया और उसने कुछ असंबद्ध व्यवसाय खरीद लिए जिन्हें यह नहीं पता था कि उन्हें कैसे चलाना है, और स्टॉक ने अपने मूल्य का 84% खो दिया। कई प्रतिस्पर्धियों का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा। नकल करना 2 दशकों से एक सम्मानजनक उद्योग रहा है और इसकी मांग में कभी कमी नहीं आई है। फिर भी कॉपी मशीन कंपनियां अच्छी आजीविका नहीं कमा सकती हैं। ज़ेरॉक्स के खराब स्टॉक प्रदर्शन की तुलना फिलिप मॉरिस के स्टॉक प्रदर्शन से करें, जो सिगरेट बेचने वाली कंपनी है, जो अमेरिका में एक नकारात्मक विकास उद्योग है। पिछले 15 वर्षों में ज़ेरॉक्स $160 से गिरकर $60 हो गया, जबकि फिलिप मॉरिस $14 से $90 तक बढ़ गया। साल दर साल फिलिप मॉरिस विदेशों में अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाकर, कीमतें बढ़ाकर और लागत में कटौती करके अपनी कमाई बढ़ाता है। अपने ब्रांड नामों मार्लबोरो, वर्जीनिया स्लिम्स, बेंसन एंड हेजेस, मेरिट आदि के कारण फिलिप मॉरिस ने अपनी जगह बना ली है। नकारात्मक विकास वाले उद्योग प्रतिस्पर्धियों के झुंड को आकर्षित नहीं करते हैं। अगले कुछ से सावधान रहें। एक और स्टॉक जिससे मैं बचना चाहूंगा वह एक ऐसी कंपनी का स्टॉक है जिसे अगले के रूप में प्रचारित किया गया है। IBM, अगला मैकडॉनल्ड्स, अगला इंटेल या अगला डिज्नी आदि। मेरे अनुभव में अगला कुछ लगभग कभी नहीं है। ब्रॉडवे पर बेस्ट सेलर सूची, नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन या वॉल स्ट्रीट। आपने कितनी बार सुना है कि किसी खिलाड़ी को अगला विली मेस माना जाता है या किसी उपन्यास को अगला माना जाता है मोबी डिक, केवल यह पता लगाने के लिए कि पहले को टीम से हटा दिया गया है और दूसरे को चुपचाप छोड़ दिया गया है। शेयरों में भी ऐसा ही अभिशाप है। वास्तव में जब लोग किसी स्टॉक को किसी चीज के बाद के रूप में प्रचारित करते हैं, तो यह अक्सर न केवल नकल करने वाले के लिए बल्कि उस मूल के लिए भी समृद्धि के अंत का प्रतीक होता है जिससे इसकी तुलना की जा रही है। जब अन्य कंप्यूटर कंपनियों को अगला IBM कहा जाता था, तो आप अनुमान लगा सकते थे कि IBM कुछ भयानक समय से गुजरेगा, और ऐसा हुआ है। आज अधिकांश कंप्यूटर कंपनियां अगली IBM नहीं बनने की कोशिश कर रही हैं, जिसका मतलब उस संकटग्रस्त कंपनी के लिए बेहतर समय हो सकता है। सर्किट सिटी स्टोर्स, पूर्व में वॉर्ड्स के एक सफल इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर बनने के बाद, फर्स्ट फैमिली, गुड गाइज,
हाईलैंड सुपरस्टोर्स, क्रेजी एडी और फ्रेटर्स सहित कई अन्य स्टोर्स सामने आए। सर्किट सिटी 1984 के बाद से 4 गुना बढ़ गया है, जब इसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था। किसी तरह IBM अभिशाप से बचा गया, जबकि सभी अगले अपने मूल मूल्य के 59 से 96% के बीच खो गए हैं। अगला टॉयज आर अस चाइल्ड वर्ल्ड था, जो भी लड़खड़ा गया, और अगला प्राइस क्लब वेयरहाउस क्लब था, जिसका प्रदर्शन कोई बेहतर नहीं रहा। विकृतीकरण से बचें। शेयर वापस खरीदने या लाभांश बढ़ाने के बजाय लाभदायक कंपनियां अक्सर मूर्खतापूर्ण अधिग्रहण पर पैसा खर्च करना पसंद करती है। समर्पित डाइवर्सिफायर ऐसे माल की तलाश करता है जो 1 अत्यधिक महंगा हो और 2 उसकी समझ के दायरे से पूरी तरह परे हो। इससे यह सुनिश्चित होता है कि घाटा अधिकतम होगा। हर दूसरे दशक में निगम बड़े पैमाने पर निजीकरण, जब रोमांचक अधिग्रहणों पर अरबों खर्च किए जाते हैं, और बड़े पैमाने पर पुनर्गठन, जब वे अब रोमांचक अधिग्रहण मूल खरीद मूल्य से कम पर बेचे जाते हैं, के बीच वैकल्पिक रूप से दिखाई देते हैं। यही बात लोगों और उनकी नौकाओं के साथ भी होती है। अधिग्रहण करने और फिर पछताने, फिर विनिवेश और अधिग्रहण करने और एक बार फिर पछताने की इन लगातार घटनाओं की सराहना बड़े और नकदी समृद्ध निगम के शेयरधारकों से छोटी इकाई के शेयरधारकों को हस्तांतरण भुगतान के रूप में की जा सकती है, जिसका अधिग्रहण किया जा रहा है। चूंकि बड़े निगम अक्सर अधिक भुगतान करते हैं। इन सब का कारण मैं कभी नहीं समझ पाया, सिवाय इसके कि शायद कॉरपोरेट प्रबंधन को छोटी कंपनियों का अधिग्रहण करना अधिक रोमांचक लगता है। शेयर वापस खरीदने या लाभांश चेक मेल करने से महंगा है, जिसके लिए किसी कल्पना की आवश्यकता नहीं है। शायद मनोवैज्ञानिकों को इसका विश्लेषण करना चाहिए। कुछ निगम कुछ व्यक्तियों की तरह समृद्धि को बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक निवेशक के दृष्टिकोण से डाइवर्सिफिकेशन के बारे में केवल 2 अच्छी बातें उस कंपनी में शेयरों का मालिकाना हक है जिसका अधिग्रहण किया जा रहा है, या डाइवर्सिफिकेशन के पीड़ितों के बीच बदलाव के अवसर ढूंढना जिन्होंने पुनर्गठन का फैसला किया है। डाइवर्सिफिकेशन के इतने सारे उदाहरण हैं कि मैं मुश्किल से ही जानता हूं कि कहां से शुरू करें। मोबिल ऑयल एक बार मार्कोर इंक को खरीदकर खराब हो गया था। मार्कोर के व्यवसायों में से एक अपरिचित व्यवसाय में खुदरा विक्रेता था जिसने मोबिल को वर्षों तक परेशान किया था। मार्कोर का अन्य मुख्य व्यवसाय कंटेनर कॉरपोरेशन था, जिसे मोबिल ने बाद में बहुत कम कीमत पर बेच दिया। मोबिल ने सुपीरियर ऑयल के लिए बहुत अधिक भुगतान करके लाखों रुपए उड़ा दिए। 1980 में तेल की कीमतों के शिखर के बाद से मोबिल स्टॉक केवल 10% बढ़ा है, जबकि एक्सॉन 2 गुना हो गया है। कुछ दुर्भाग्यपूर्ण और अपेक्षाकृत छोटे अधिग्रहणों जैसे कि रिलायंस इलेक्ट्रिक और एक दुर्भाग्यपूर्ण उद्यम पूंजी सहायक कंपनी के अलावा एक्सॉन ने विखंडन का विरोध किया और अपने स्वयं के व्यवसाय पर अड़ा रहा। इसकी अतिरिक्त नकदी अपने ही स्टॉक को वापस खरीदने में चली गई। एक्सॉन के शेयरधारकों ने मोबिल के शेयरधारकों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन किया है, हालांकि नया प्रबंधन मोबिल को बदल रहा है। इसने 1988 में मोंटगोरी वार्ड को बेच दिया। जिलेट की मूर्खताएं मैं पहले ही बता चुका हूं। उस कंपनी ने न केवल मेडिसिन चेस्ट खरीदा, उसे डिजिटल घड़ियों में बदल दिया और फिर पूरे उपद्रव को बट्टे खाते में डालने की घोषणा की। मेरी याददाश्त में यह एकमात्र मौका है जब किसी बड़ी कंपनी ने बताया कि कैसे वह घाटे वाले व्यवसाय से बाहर निकली, इससे पहले कि किसी को एहसास हो कि वह पहले स्थान पर व्यवसाय में आ चुकी है। जिलेट ने भी बड़े सुधार किए हैं और हाल ही में अपने तरीकों में सुधार किया है। जनरल मिल्स के पास चीनी रेस्तरां, इतालवी रेस्तरां, स्टेक हाउस, पार्कर ब्रदर्स खिलौने, इजोड शर्ट, सिक्के, टिकटें, ट्रैवल कंपनियां, एडी बाउर रिटेल आउटलेट और फुटजॉय उत्पाद हैं, जिनमें से कई का अधिग्रहण 1960 के दशक में किया गया था। पूरे यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद से 1960 का दशक युद्ध के लिए सबसे बड़ा दशक था। ऐसी सम्मानजनक कंपनी ढूंढना मुश्किल है जो 1960 के दशक में खराब न हुई हो,
जब सबसे अच्छे और सबसे प्रतिभाशाली लोगों का मानना था कि वे एक व्यवसाय के साथ साथ अगले व्यवसाय का प्रबंधन भी कर सकते हैं। एलाइड केमिकल ने किचन सिंक को छोड़कर बाकी सब कुछ खरीद लिया और शायद यही कहीं उसने वास्तव में किचन सिंक बनाने वाली कंपनी का अधिग्रहण कर लिया। टाइम्स मिरर बिगड़ गया और मर्क भी, लेकिन दोनों समझदार हो गए हैं। अपने प्रकाशन और अपनी दवाओं की ओर लौट आए। यूएस इंडस्ट्रीज ने एक ही वर्ष में 300 अधिग्रहण किए। उन्हें एक दिन खुद को बुलाना चाहिए था। बीट्राइस फूड्स का खाद्य पदार्थों से अखाद्य पदार्थों में विस्तार हुआ और उसके बाद कुछ भी संभव हो गया। यह महान अधिग्रहण युग 1973 से 74 के बाजार पतन के साथ समाप्त हुआ, जब वॉल स्ट्रीट को अंततः एहसास हुआ कि सबसे अच्छे और सबसे प्रतिभाशाली लोग अपेक्षा के अनुरूप प्रतिभाशाली नहीं थे, और यहाँ तक कि सबसे आकर्षक कॉरपोरेट निदेशक भी उन सभी टोरों को राजकुमारों में नहीं बदल सके जिन्हें उन्होंने खरीदा था। इसका मतलब यह नहीं है कि अधिग्रहण करना हमेशा मूर्खतापूर्ण होता है। यह उन स्थितियों में बहुत अच्छी रणनीति है जहां बुनियादी व्यवसाय खराब है। यदि बफेट वस्त्र उद्योग पर अड़े रहते तो हमने वॉरेन बफेट या उनके बर्कशायर हैथवे के बारे में कभी नहीं सुना होता। टिशेज के बारे में भी यही कहा जा सकता है, जिन्होंने मूवी थिएटर लोव्स की एक श्रृंखला के साथ शुरुआत की और प्राप्त आय का उपयोग एक तंबाकू कंपनी लॉरिलार्ड को खरीदने के लिए किया, जिससे उन्हें एक बीमा कंपनी सीएनए हासिल करने में मदद मिली, जिसके परिणामस्वरूप वे सीबीएस में एक बड़ा पद ले रहे हैं। चाल यह है कि आपको यह जानना होगा कि सही अधिग्रहण कैसे करें और फिर उन्हें सफलतापूर्वक प्रबंधित करें। मेलविले और जेनेस्को, दो जूता निर्माताओं की कहानी पर विचार करें, एक जिसने सफलतापूर्वक विविधता ला दी और एक जिसने खराब कर दिया। चार्ट देखें। 30 साल पहले मेलविले लगभग विशेष रूप से अपने जूता स्टोर परिवार थॉम मैकन के लिए पुरुषों के जूते का निर्माण कर रहा था। जैसे ही कंपनी ने अन्य दुकानों में जूता विभागों को पट्टे पर देना शुरू किया, बिक्री में वृद्धि हुई, विशेष रूप से के मार्ट स्टोर की श्रृंखला में। 1962 में जबकि मार्ट ने अपना बड़ा विस्तार शुरू किया, तो मेलविले के मुनाफे में भारी उछाल आया। डिस्काउंट शू रिटेलिंग में वर्षों के अनुभव के बाद कंपनी ने अधिग्रहणों की एक श्रृंखला शुरू की, हमेशा दूसरे के साथ आगे बढ़ने से पहले एक की सफलता स्थापित की। उन्होंने 1969 में सीवीएस, एक डिस्काउंट ड्रगस्टोर ऑपरेशन खरीदा, मार्शल, एक डिस्काउंट परिधान श्रृंखला 1976 में, और 1981 में केबी टॉयज। इसी अवधि के दौरान मेलविले ने अपने जूता विनिर्माण संयंत्रों की संख्या 1965 में 22 से घटाकर 1982 में केवल 1 कर दी। धीरे धीरे लेकिन कुशलता से एक जूता निर्माता ने खुद को एक विविध खुदरा विक्रेता में बदल दिया था। मेलविले के विपरीत जेनेस्को उन्माद में चला गया। 1956 में शुरू होकर इसने बोनविट टेलर, हेनरी बेंडेल, टिफनी और क्रेस विभिन्न प्रकार के स्टोर का अधिग्रहण किया। फिर सुरक्षा परामर्श, पुरुषों और महिलाओं के गहने, बुनाई सामग्री, कपड़ा, नीली जीन्स और खुदरा और थोक बिक्री के कई अन्य रूपों में प्रवेश किया, जबकि अभी भी जूते बनाने की कोशिश कर रहा हूं। 1956 और 1973 के बीच 17 साल की अवधि में जेनेस्को ने 150 अधिग्रहण किए। इन खरीदों से कंपनी की बिक्री में काफी वृद्धि हुई, इसलिए जेनेस्को कागज पर तो बड़ा हो गया, लेकिन इसकी बुनियादी बातें बिगड़ती जा रही थी। मेलविले और जेनेस्को की रणनीतियों में अंतर अंततः दोनों कंपनियों की कमाई और स्टॉक प्रदर्शन में दिखाई दिया। 1973 से 74 के मंदी बाजार के दौरान दोनों शेयरों को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन मेलविले की कमाई लगातार बढ़ रही थी और इसके स्टॉक में उछाल आया। 1987 तक यह 30 बैगर बन गया था। जेनेस्को के लिए इसकी वित्तीय स्थिति 1974 के बाद लगातार खराब होती गई और स्टॉक कभी वापस नहीं आया। मेलविल सफल क्यों हुआ जबकि जेनेस्को असफल रहा? उत्तर का तालमेल नामक अवधारणा से बहुत कुछ लेना देना है। सिनर्जी संबंधित व्यवसायों को एक साथ रखने और पूरी चीज को काम में लाने के 2+2=5 सिद्धांत का एक फैंसी नाम है। उदाहरण के लिए, तालमेल सिद्धांत बताता है
कि चूंकि मैरियट पहले से ही होटल और रेस्तरां संचालित करता है, इसलिए उनके लिए बिग बॉय रेस्तरां श्रृंखला का अधिग्रहण करना और जेलों और कॉलेजों को भोजन सेवा प्रदान करने वाली सहायक कंपनी का अधिग्रहण करना भी उचित होगा। कॉलेज के छात्र आपको बताएंगे कि जेल के भोजन और कॉलेज के भोजन के बीच बहुत अधिक तालमेल है, लेकिन मैरियट ऑटो पार्ट्स या वीडियो गेम के बारे में क्या जानता होगा? व्यवहार में कभी कभी अधिग्रहण तालमेल पैदा करते हैं और कभी कभी नहीं। रेजर ब्लेड के अग्रणी निर्माता जिलेट को कुछ तालमेल मिला जब उसने फोमी शेविंग क्रीम लाइन का अधिग्रहण किया। हालांकि यह शैम्पू, लोशन और अन्य सभी टॉयलेटरी वस्तुओं तक विस्तारित नहीं था जिन्हें जिलेट ने अपने नियंत्रण में लाया था। बफेट के बर्कशायर हैथवे ने कैंडी स्टोर से सब कुछ खरीदा है। फर्नीचर की दुकानों से लेकर अखबारों तक, शानदार परिणामों के साथ। फिर बफेट की कंपनी अधिग्रहण के लिए समर्पित है। यदि किसी कंपनी को कुछ हासिल करना है तो मैं इसे संबंधित व्यवसाय के रूप में पसंद करूंगा, लेकिन आम तौर पर अधिग्रहण मुझे परेशान करता है। ऐसी कंपनियों के लिए एक मजबूत प्रवृत्ति है जिनके पास नकदी की कमी है और वे अधिग्रहण के लिए अधिक भुगतान करने में सक्षम महसूस करती है, उनसे बहुत अधिक अपेक्षा करती है और फिर उनका कुप्रबंधन करती है। मैं शेयरों की जोरदार पुनर्खरीद देखना चाहता हूं, जो कि सबसे शुद्ध तालमेल है। विस्पर स्टॉक से सावधान रहें। मुझे हर समय ऐसे लोगों के फोन आते हैं जो मैगलन के लिए ठोस कंपनियों की सिफारिश करते हैं और फिर आमतौर पर जब वे अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं, जैसे कि कुछ व्यक्तिगत बात बता रहे हों, तो वे कहते हैं, यह एक शानदार स्टॉक है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। यह आपके फंड के लिए बहुत छोटा है, लेकिन आपको इसे अपने खाते के लिए देखना चाहिए। यह एक आकर्षक विचार है और यह एक बड़ा विजेता हो सकता है। ये लॉन्ग शॉट्स हैं, जिन्हें विस्पर स्टॉक्स और विज़बैंग स्टोरीज के रूप में भी जाना जाता है। वे संभवतः आपके पड़ोस में भी लगभग उसी समय पहुंचते हैं जब वे मेरे पड़ोस में पहुंचते हैं। वह कंपनी जो स्लिप डिस्क दर्द के इलाज के लिए पपीते का रस व्युत्पन्न बेचती है, स्मिथ लैब्स, सामान्य तौर पर जंगल उपचार, हाईटेक सामान, गायों से निकाले गए मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, बायोरेस्पॉन्स, विभिन्न चमत्कारिक योजक और ऊर्जा संबंधी सफलताएं जो भौतिकी के नियमों का उल्लंघन करती है। अक्सर कानाफूसी करने वाली कंपनियां नवीनतम राष्ट्रीय समस्या को हल करने के कगार पर होती है, तेल की कमी, नशीली दवाओं की लत, एड्स। समाधान या तो ए बहुत कल्पनाशील है या बी प्रभावशाली रूप से जटिल है। मेरा पसंदीदा केएमएस इंडस्ट्रीज है, जो 1980 से 82 की वार्षिक रिपोर्टों के अनुसार अनाकार सिलिकॉन फोटोवोल्टिक्स में लगी हुई थी। 1984 में वीडियो मल्टीप्लेक्सर और ऑप्टिकल पिन पर जोर दे रही थी। 1985 तक सामग्री प्रसंस्करण का उपयोग करके पर समझौता कर लिया था, रासायनिक रूप से संचालित गोलाकार विस्फोट, और 1986 तक जड़त्वीय कारावास संलयन कार्यक्रम, लेजरारंभित शॉक संपीड़न और दृश्य इम्यूनोडायग्नोस्टिक परख पर काम करना कठिन था। इस अवधि के दौरान स्टॉक $40 से 2 तक गिर गया। केवल 8 के एक रिवर्स स्प्लिट ने इसे पेनी स्टॉक बनने से रोक दिया। स्मिथ लैब्स $25 के उच्चतम स्तर से गिरकर $1 पर आ गया। बायोरेस्पॉन्स पहली बार बोस्टन में मुझसे मिलने आया था, उसके बाद मैंने सैन फ्रांसिस्को में इसके मुख्यालय में बायोरेस्पॉन्स का दौरा किया। सैन फ्रांसिस्को के एक जर्जर खंड में ऊपरी मंजिल के कार्यालय में इसे एक अच्छे संकेत के रूप में देखा जाना चाहिए। हॉल के एक तरफ अधिकारी थे और दूसरी तरफ गायें थी। जैसा कि मैंने अध्यक्ष और लेखाकार से बात की, लैब कोट में तकनीशियन जानवरों से लसीका निकालने में व्यस्त थे। यह लिम्फ हटाने का एक कम लागत वाला विकल्प था। चूहों से, जो सामान्य प्रक्रिया थी। 2 गायें पूरे देश के लिए सारा इंसुलिन बना सकती हैं, और गाय की 1 ग्राम लसीका 10 लाख नैदानिक परीक्षणों का समर्थन कर सकती है। कई ब्रोकरेज फर्मों द्वारा बायोरेस्पॉन्स का बारीकी से पालन किया जा रहा था और डीन विटर, मोंटगोमरी सिक्योरिटीज, फुरमैन सेल्स और जेसी ब्रैडफोर्ड ने इसकी सिफारिश की थी। मैंने फरवरी 1983 में द्वितीयक पेशकश में 9 पर स्टॉक खरीदा था।
यह $16 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन अब यह गिरावट में है। सौभाग्य से मैंने केवल थोड़े घाटे पर बेचा। विस्पर स्टॉक में सम्मोहक प्रभाव होता है और आमतौर पर कहानियों में भावनात्मक अपील होती है। यह वह जगह है जहां की गर्माहट इतनी स्वादिष्ट होती है कि आप यह देखना भूल जाते हैं कि वहां कोई स्टेक नहीं है। यदि आप या मैं नियमित रूप से इन शेयरों में निवेश करते हैं, तो घाटे की भरपाई के लिए हम दोनों को अंशकालिक नौकरियों की आवश्यकता होगी। वे नीचे आने से पहले ऊपर जा सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक प्रस्ताव के रूप में मैंने जो भी खरीदा है उस पर मैंने पैसा खो दिया है। कुछ उदाहरण: दुनिया के आश्चर्य, पिज्जा टाइम थिएटर, चक ई चीज ने फार्म खरीदा, एक आलू, 2 प्रतीक्षापद, राष्ट्रीय स्वास्थ्य देखभाल, $14 से 50 सेंट, सन वर्ल्ड एयरवेज, $8 से 50 सेंट, अल्हम्ब्रा खदानें। बहुत बुरी बात है कि उन्हें कभी कोई अच्छी खदान नहीं मिली। MGF तेल, आज 1 पैसा स्टॉक। अमेरिकी सर्जरी केंद्र, क्या उन्हें रोगियों की आवश्यकता है? एस्बेटेक इंडस्ट्रीज अब में बिक रही है। अमेरिकन सोलर किंग, इसे भूले हुए स्टॉक की गुलाबी शीट पर ढूंढें। टेलीवीडियो, बस से गिर गया। प्रियम, मुझे डिस्क ड्राइव से दूर रहना चाहिए था। वेक्टर ग्राफिक्स माइक्रो कंप्यूटर, मुझे माइक्रो कंप्यूटर से दूर रहना चाहिए था। GD रिट्जीज, फास्ट फूड, लेकिन मैकडॉनल्ड्स नहीं। एकीकृत सर्किट, कॉम्डियल कॉर्प और बोमर। इन सभी लॉन्ग शॉट्स में इस तथ्य के अलावा जो समानता थी कि आपने उन पर पैसा खो दिया, वह यह थी कि इस महान कहानी में कोई सार नहीं था। यह विस्पर स्टॉक का सार है। स्टॉक चुनने वाले को कमाई आदि की जांच करने के बोझ से राहत मिलती है, क्योंकि आम तौर पर कोई कमाई नहीं होती है। PE अनुपात को समझना कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कोई PE अनुपात नहीं है। लेकिन स्टॉक बिक्री से माइक्रोस्कोप, PhD, उच्च उम्मीदें और नकदी की कोई कमी नहीं है। मैं खुद को यह याद दिलाने की कोशिश करता हूँ, और जाहिर तौर पर मैं हमेशा सफल नहीं होता, कि अगर संभावनाएं इतनी शानदार हैं, तो यह अगले साल और उसके बाद का साल एक अच्छा निवेश होगा। जब कंपनी ने रिकॉर्ड स्थापित कर लिया है, तो स्टॉक खरीदना बाद तक के लिए क्यों न टाल दिया जाए? कमाई का इंतजार करें। आप उन कंपनियों में 10 बैगर्स पा सकते हैं जो पहले ही खुद को साबित कर चुकी है। जब संदेह हो तो बाद में ट्यून करें। अक्सर रोमांचक लॉन्ग शॉट के साथ शुरुआत में ही खरीदारी करने का दबाव बन जाता है। सार्वजनिक पेशकश, IPO, अन्यथा आप बहुत देर कर चुके हैं। यह शायद ही सच है, हालांकि ऐसे कुछ मामले हैं जहां शुरुआती खरीदारी एक ही दिन में शानदार मुनाफा लाती है। 4 अक्टूबर 1980 को जेनेंटेक $35 पर सार्वजनिक हुआ और उसी दोपहर 71 पर वापस आने से पहले $89 तक कारोबार किया। मेगन को बहुत कम संख्या में शेयर आवंटित किए गए थे। आपको हमेशा हॉट पब्लिक ऑफरिंग में शेयर नहीं मिल सकते हैं। मैंने एप्पल कंप्यूटर के साथ बेहतर प्रदर्शन किया, जिसे मैंने पहले दिन 20% लाभ पर बेच दिया, क्योंकि मैं जितने चाहे उतने शेयर खरीदने में सक्षम था। ऐसा इसलिए था क्योंकि पेशकश से एक दिन पहले मैसाचुसेट्स के राष्ट्रमंडल ने फैसला सुनाया कि केवल परिष्कृत खरीदार ही एप्पल खरीद सकते हैं, क्योंकि कंपनी आम जनता के लिए बहुत अधिक सट्टा थी। मैंने एप्पल को तब तक दोबारा नहीं खरीदा जब तक कि वह ढह न जाए और उसकी स्थिति बदल न जाए। बिल्कुल नए उद्यमों के IPO बहुत जोखिम भरे होते हैं, क्योंकि इसमें आगे बढ़ने के लिए बहुत कम समय होता है। हालांकि मैंने कुछ खरीदे हैं जिन्होंने समय के साथ अच्छा प्रदर्शन किया है। फेडरल एक्सप्रेस मेरा पहला था और यह 25 गुना बढ़ गया है। मैं कहूंगा कि 4 में से 3 दीर्घकालिक निराशा वाले रहे हैं। मैंने उन कंपनियों के IPO के साथ बेहतर प्रदर्शन किया है जो अन्य कंपनियों से अलग हो गई है, या संबंधित स्थितियों में जहां नई इकाई का वास्तव में ट्रैक रिकॉर्ड है। टॉयज आर अस उनमें से एक था, और एजेंसी रेंटेकार और सेफ्टी क्लीन भी। ये पहले से ही स्थापित व्यवसाय थे और आप उन पर उसी तरह शोध कर सकते हैं जैसे आप फोर्ड या कोका कोला पर शोध करते हैं। बिचौलिए से सावधान रहें। जो कंपनी अपना 25 से 50% माल एक ही ग्राहक को बेचती है, वह संकटग्रस्त स्थिति में है। SCI सिस्टम्स,
अंतिम संस्कारगृह फर्म के साथ भ्रमित न हो। एक अच्छी तरह से प्रबंधित कंपनी है और आईबीएम को कंप्यूटर पार्ट्स का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है, लेकिन आप कभी नहीं जानते कि आईबीएम कब यह निर्णय लेगा कि वह अपने हिस्से खुद बना सकता है या कि वह ऐसा कर सकता है। भागों के बिना करें और फिर एससीआई अनुबंध रद्द करें। यदि एक ग्राहक का नुकसान आपूर्तिकर्ता के लिए विनाशकारी होगा तो मैं आपूर्तिकर्ता में निवेश करने से सावधान रहूंगा। टंडन जैसी डिस्क ड्राइव कंपनियां हमेशा आपदा के कगार पर थी क्योंकि वे कुछ ग्राहकों पर बहुत अधिक निर्भर थी। रद्दीकरण की कमी के कारण बड़े ग्राहक के पास मूल्य में कटौती और अन्य रियायतें निकालने का अविश्वसनीय लाभ है जो आपूर्तिकर्ता के मुनाफे को कम कर देगा। यह दुर्लभ है कि ऐसी व्यवस्था से एक बड़ा निवेश प्राप्त हो सके। आकर्षक नाम वाले स्टॉक से सावधान रहें। यह बहुत बुरा है कि ज़ेरॉक्स का डेविड ड्राई कॉपियों जैसा कोई नाम नहीं था क्योंकि तब अधिक लोगों को इस पर संदेह होता। जिस तरह अक्सर एक अच्छी कंपनी में एक फीका नाम शुरुआती खरीदारों को दूर रखता है, उसी तरह एक औसत दर्जे की कंपनी में एक आकर्षक नाम निवेशकों को आकर्षित करता है और उन्हें सुरक्षा की झूठी भावना देता है। जब तक यह उन्नत, अग्रणी, सूक्ष्म या कुछ और है इसमें, या यह एक रहस्यमय संक्षिप्त नाम है, लोगों को इससे प्यार हो जाएगा। आधुनिक ट्रेंड विचारकों को आकर्षित करने की उम्मीद से यूएल ने अपना नाम बदलकर एलेगिस रख लिया। यह अच्छी बात है कि क्राउन, कॉर्क और सील ने इसका नाम अकेला छोड़ दिया। यदि उन्होंने कॉर्पोरेट छवि सलाहकारों की बात सुनी होती तो उन्होंने इसे क्रोकोर्सिया में बदल दिया होता, जिसने शुरू से ही एक बड़े संस्थागत अनुयायी की गारंटी दी होती।